वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स हिंदी के गद्य खंड का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर रोज़ की समरी को पढ़ेंगे, रोज़ के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रोज़, और रोज़ के लेखक कौन है तो पिक्चर के माध्यम से भी समझिए। और इसके राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। माय डियर, आप इसको आगे भी कह सकते हैं शॉर्टकट में, लेकिन इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, जिन्होंने रोज़ कहानी को लिखा। तो आइए शुरू करते हैं गद्य खंड के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रोज़ को। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आपको प्राप्त हो। एक और बात, आप समरी को लाइक नहीं करते हैं और इसी तरह वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लाइक ज़रूर करें, लाइक करके ही वीडियो को छोड़ें, अन्यथा आप देख करके छोड़ देते, इग्नोर कर देते हैं कि चलिए क्या जाता है। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आई होप कि आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय, कि लेखक का क्या परिचय है, लेखक के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, और इनकी निधन कब हुई तो 4 अप्रैल 1987 को 1987 को। किनकी? अगे साहब की, यानी कि हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे की मृत्यु कब हुई तो 1987 को। जन्म स्थान कहाँ है तो कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक कस्या कुशीनगर नामक जगह है जहाँ पर इनका जन्म स्थान है। और माता पिता की अगर देखें तो इनके माता का नाम बेयंती देवी था और पिता का नाम देखें तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, जो एक प्रख्यात पुरातत्ववेदा थे। माय डियर, पुरातत्ववेदा जो देख रहे हैं ये आपके इतिहास की जानकारी रखने वाले, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों की जो जानकारी रखते हैं उन्हीं को पुरातत्ववेता कहा जाता है, जो कि इनके पिता थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगर इनकी शिक्षा की बात में देखें, शिक्षा के बारे में जानें तो आरंभिक शिक्षा इनकी घर पर हुई, यानी कि इन्होंने शुरू में घर पर ही पढ़ा। फिर 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया और 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर की इन्होंने। और 1929 में फोरमैन कॉलेज लाहौर से इन्होंने क्या किया तो बीए किया और एमए भी लाहौर से ही इन्होंने किया। अगर भाषा की बात करें तो इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल इत्यादि अनेक भाषाओं के जानकार थे, एक भाषाविद थे। और माय डियर, आप भी, अगर मैं आपको भी एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप भी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो आपको भी भाषाओं का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, कोई भी बात सीखते हैं, कोई भी नॉलेज लेते हैं तो आखिर हम किसी न किसी भाषा के माध्यम से उसको सीखेंगे, है ना। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। तो ये एक भाषाविद थी, इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि भाषाओं को भी ये जानते थे। और रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किताब लिखा था गोरा, जिसका इन्होंने अनुवाद भी किया, है ना। तो इससे भी ये जाने जाते हैं, इनकी एक अनुपम कृति है ये, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर की गोरा का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। आइए आगे देखते हैं कुछ और इनके बारे में बातें। इनकी अगर कविता संग्रह पर ध्यान दें तो इनकी कविता संग्रह तार सप्तक हैं, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है और चौथा सप्तक है। आगे उच्च कोटि के उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और आलोचक भी रहे, है ना। तो इन्होंने उपन्यास भी लिखा। इनका एक बहुचर्चित उपन्यास शेखर एक जीवनी है, आई होप कि आगे मिलेगा आपको। कहानीकार थे, है ना, निबंधकार और आलोचक भी रहे, है ना। आगे ही है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी, इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कौन कौन है? शेखर एक जीवनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और कोठरी की बात, शरणार्थी, छूटा हुआ रास्ता, जय देओल आदि इनकी कहानी संग्रह हैं। और उत्तर प्रियदर्शी इनके क्या हैं तो नाटक हैं। आई होप माय डियर, आप यहाँ से कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रख सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी हैं। तो कौन कौन से इनके उपन्यास हैं? शेखर एक जीवनी, है ना, और नदी के द्वीप, ये सब इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसको आप याद रखने का प्रयास करें। आइए आगे देखते हैं।
अगर इनकी अभिरुचि की बात करें तो इनको बागवानी में मन लगता था, पर्यटन में, फोटोग्राफी में, हस्तकला में और शिल्प कला में भी ये प्रवीण थे, है ना। इनकी कृतियों को अगर देखें वही तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन है, तो छोड़ा हुआ रास्ता, है ना, जो इनके कहानी संग्रह है, मैंने पीछे बताया आपको, इस स्लाइड में देख सकते हैं आप, छूटा हुआ रास्ता, वही छोड़ा हुआ रास्ता या छूटा हुआ रास्ता। और भी देख सकते हैं शेखर एक जीवनी, ये एक उपन्यास है, इनकी बहुत चर्चित उपन्यास हैं, जो एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। आई होप कभी आपको मौका मिले इंटर पास करने के बाद तो ऐसे उपन्यास को पढ़ने का प्रयास करें, है ना। और उत्तर प्रियदर्शी, इनके क्या है, नाटक जो हैं एक ही और बहुत ही फेमस है, कौन सा, उत्तर प्रियदर्शी, सदा नीरा इनकी, और क्या है, अंतरा, ये भी कुछ इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इनके अगर सम्मान की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। तो आइए अब देख लेते हैं पाठ के सारांश को, है ना, समरी को देख लेते हैं कि समरी क्या है। समरी के माध्यम से आई होप कि समरी भी लिखने के लिए आती है एग्जाम में, और आपको इससे जो क्वेश्चन आएंगे या जो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे वो भी आप समरी के माध्यम से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक पाठ को समझ सकते हैं, एक थीम को समझ सकते हैं आप, बाकी आप अपने टेक्स्ट को पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं आपको केवल पढ़ने की ललक जगा देता हूँ, कुछ बातें बता देता हूँ जिससे आपको पाठ पढ़ने का मन करे, है ना। तो आई होप कि आप टेक्स्ट को पढ़ लीजिए, आपके पास तो बुक ऑलरेडी होना चाहिए, है ना। आइए शुरू करते हैं। रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। रोज जो है अगर पूरी कथा साहित्य को देखा जाए, है ना, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन का जब दौर चल रहा था, नई कहानियाँ लिखी जा रही थी, उसी दौर में एक महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक चर्चित कहानी है रोज, है ना। पहले इसका नाम गैगरिन था, गैगरिन की भी आगे चर्चा है ना। फिर खुद लेखक ने इस कहानी का नाम रोज रखा, क्यों रखा इसका भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि रोज ही क्यों रखा गया, है ना। तो चर्चित कहानी है किसकी, अज्ञेय साहब की, जिसमें लेखक ने वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में बदलती एक गृहिणी का चित्रण किया है ना, कि किस तरह से वातावरण और परिस्थिति के प्रभाव से गृहिणी बदल जाती हैं या लोग बदल जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हर कोई बदल जाता है, लेकिन एक महिला की ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती हैं उसी का चरित्र चित्रण यहाँ किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो मालती हैं, जो लेखक के दूर रिश्ते की बहन है। मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर उसके घर पहुँचता है ना। माय डियर समझिएगा, यानी कि एक इस कहानी की मुख्य पात्र क्या है, कौन गृहिणी है, किसका चरित्र चित्रण किया गया है, तो एक मालती नामक महिला की, जो लेखक जो है यानी कि अज्ञेय की दूर के रिश्ते की बहन है। और उससे मिलने के लिए लेखक जो हैं, एक तरह से देखा जाए तो आपकी किताब में लिखा हुआ है 18 मील, है ना, मैंने यहाँ उसको मेंशन नहीं किया, पैदल चल करके उसके घर पहुँचता है 18 मील। और लेखक मालती को सखी कहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने मालती के साथ बचपन बिताया है। लेखक की बहन तो है, लेकिन फिर भी क्या है, उसे सखी कहना पसंद करेंगे, क्योंकि बचपन में लेखक जो हैं उसके साथ खेले हैं, कूदे हैं, आगे बढ़े हैं, तो बचपन बिताएं, इसलिए उसे क्या कहना पसंद कर रहे हैं, है ना, तो उसे एक सखी कहना पसंद कर रहे हैं। बचपन में वह वाचाल तथा चंचल थी। लेखक बताते हैं कि जो मालती थी बचपन में बहुत ही वाचाल थी। वाचाल मीन्स माय डियर मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाली, है ना, और चंचल मतलब चंचल, है ना जी, मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, ज़्यादा बोलने वाली, हर काम में कुछ न कुछ एक चंचल स्वभाव की होती है ना। लेकिन आज मालती विवाहित हैं तथा एक बच्चे की माँ हैं। लेखक महसूस करता है कि वह कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाती हैं, है ना। आज मालती का क्या हो चुका है, विवाह हो चुका है, एक बच्चे की माँ है। और जब वो क्या हुआ, पहुँचते हैं, यानी कि लेखक जब मालती के घर पहुँचते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि मालती उससे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाती हैं, है ना। ऐसे में अक्सर जो ज़्यादा लोग बोलने वाले होते हैं, वाचाल होते हैं, वो एक पर एक चुप लगा जाएं या क्या हो, एक पर एक बोलना बंद कर दे या बहुत कुछ वो कह देते हैं, उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब वो चुप लगा जाएं या कुछ बोले ही नहीं, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर कुछ बात तो है कि क्यों एक इतना बोलने वाला व्यक्ति, इतना चंचल रहने वाला व्यक्ति इतना शांत हो गया है। मालती का जीवन गैंग्रीन रोग के समान हो गया था, जिसका ऑपरेशन उसका पति करता था। माय डियर, इस कहानी का नाम पहले गैंग्रीन ही था। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी होती है जो आप देखे होंगे गांव घर में या हर जगह, कि जब पैर में कांटा चुभ जाता है और वो कांटा क्या कर पाते हैं, हम निकाल नहीं पाते हैं, और वो कांटा बहुत दिनों तक उसी पैर में रह जाता है, यानी कि जख्म हो जाता है।
तो एक गैंग्रीन बीमारी हो जाती है, जिसको आम भाषा में हम लोग गरखुल भी कहते हैं, है ना, यानी कि गरखुल हो जाना, है ना। तो उस तरह की चीज़ें आती हैं, है ना, गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाती है उसी के समान, है ना। इसकी ज़िंदगी हो गई है किसकी, तो आप देखेंगे मालती की, और मालती का जो पति हैं वो उसी गैंग्रीन नामक बीमारी का क्या करते हैं, इलाज करता है और ऑपरेशन करता है। ऐसे में कभी कभी पहले के ज़माने में जब इसका कोई इलाज नहीं था, लोगों के पैर में कांटे चुभ जाते थे, है ना, और वो नहीं निकाल पाते थे, तो पैर भी काटने की नौबत आ जाती थी। आइए आगे देखते हैं। और कहता है कि उसका पति उसका इलाज करता था, पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतज़ार करना, इतने में ही उसका जीवन क्या हो चुका है, सिमट कर आ गया है। यानी कि अब मालती क्या करती हैं, पूरे दिन काम करती हैं और एक बच्चा है उसकी देखभाल करती हैं, है ना, पति का इंतज़ार करते रहती हैं। शाम को 3 बजे तक, देखिएगा आप पूरे टेक्स्ट को पढ़िएगा तो शाम के 3 बजे तक वो पति का इंतज़ार करती हैं कि वो आएंगे, खाना खाएंगे, फिर वो खाएगी, और इस तरह से सुबह से लेकर के रात 11 बजे तक, इसकी भी चर्चा है कहानी में, वो काम धंधे में ही, घर की काम धंधे में ही सिमट कर रह गई हैं, और यही उसके रोज़ का क्या हो चुका है, एक तरह से डेली रूटीन बन चुका है। और इसीलिए शायद इस कहानी का नाम बाद में अगे जी ने क्या रखा, रोज़ रखा, गैंग्रीन से बदल करके रोज़ रख दिया, क्योंकि रोज़ किस तरह से एक गृहिणी का जीवन रोज़ ढल जाता है और रोज़ की वही रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में करते रहता है, और एक वाचाल, बोलने वाली, एक हंसने वाली, कूदने वाली और चंचल महिला क्या शादी के बाद इतना बदल जाती हैं, क्या कोई लड़की शादी के बाद इतना बदल सकती हैं। इसी मनोवैज्ञानिक के बातों को यहाँ पर अगे साहब ने चित्रण किया है। ऐसे इनकी कहानियाँ ज़्यादा देखिएगा। शेखर एक जीवनी, जो मैंने उपन्यास बताया, वो भी एक प्रकार की पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें कि मनोदशा को इन्होंने परखने का प्रयास किया है अपनी हर कहानी के माध्यम से लगभग, कि आखिर इंसान की मनोदशा कैसी होती हैं, इंसान किस मनोदशा के ऊपर सोचता है, किस तरह से रोज़ की जीवन में वो मालती क्या हो चुकी हैं, ढल चुकी हैं। आइए आगे देखते हैं। लेखक ने गृहिणी पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी ही कुशलता के साथ व्यक्त किया है। लेखक यहाँ उस कुशलता को दिखाते हैं जो एक गृहिणी पर, यानी कि जो घर की हाउसवाइफ है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा कि आखिर वो इतना बदल गई, शादी के बाद आखिर वो इतना कैसे बदल सकती हैं, है ना। उसके पति के काम पर चले जाने के बाद पूरा दिन मालती को घर में अकेले ही बिताना पड़ता था, है ना। उसके पति कौन काम करते हुए, गैंग्रीन बीमारी की इलाज करते थे, है ना। तो चले जाते हैं तो मालती क्या करती हैं, अकेले ही घर पर पूरा दिन बिताती हैं। उसका पुत्र बीमार था, दुर्बल था, जो हर समय रोता रहता था या सोता रहता था। उसका एक बेटा था मालती का, जो दुर्बल था, कुपोषण की तरह से कहे तो शिकार था, रोता रहता था और सोता रहता था। मालती अपने आप को घर के कार्यों तथा शिशु की देखभाल में सुबह से रात 11 बजे तक व्यस्त रहती थी। इसी की चर्चा मैंने पहले भी किया था माय डियर, कि ये कैसे उसकी ज़िंदगी बदल गई है, इसी मनोदशा को चित्रण करने का प्रयास अगे जी ने किया है। अगे जी बताते हैं कि देखिए किस तरह से वो शादी के बाद वो लड़की, यानी कि उसकी सखी, सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक व्यस्त रहती हैं केवल घर के कामों में और शिशु की देखभाल करने में, पति का इंतजार करने में। बाकी उसके जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। ऐसा लग रहा था जैसे इस उबाऊ और उदासी भरे जीवन को वो ढो रही है ना जी। ये जीवन 2 बार आ गया है, यहाँ एक ही बार होगा, जीवन को वो ढो रही हो। इस प्रकार लेखक ने मध्य वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा को दिखाने का प्रयास किया है। तो माय डियर, ये अंतिम स्लाइड है। आई होप कि आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे और इस कहानी को समझेंगे। बेहद ही अच्छी कहानी है कि मध्य वर्गीय भारतीय समाज में किस तरह से घरेलू स्त्री का जीवन हो जाता है, उसका जीवन किस तरह से, एक तरह से कहा जाए तो उदासी और उबाऊ भरा हो जाता है। इसी बात को यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है और स्त्रियों की मनोदशा को समझने का प्रयास किया है कि शादी के बाद क्या सही में इतना कोई बदल जाता है, और बदलता है तो आखिर उस पर कौन सा प्रभाव पड़ता है कि वो इतना बदल जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर 12th में पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट लोगों को इसका बेनिफिट उठा सके और इस वीडियो को देख करके इस पाठ को समझ सके। हमारी अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक तो बनती हैं। थैंक्स फॉर